नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634 और इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 022-2300-1635। सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जाएं, वहां से भी हमें संपर्क करें। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर यानी एक्स पर @ZBusiness, ये हमारा हैंडल। अपने सवाल भेज सकते हैं और हाँ, #बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब हैं। सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम चर्चा करें इससे पहले आज देख लेते हैं कि बाजार में कैसा रहा ओवरऑल कारोबार। तो ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय बाजार में बिकवाली का माहौल लगातार बना हुआ है। आज बाजार लगातार 5वें दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में बिकवाली हावी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 523 अंक से ज्यादा टूटकर 64,049 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 160 अंक लुढ़ककर 19,122 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक की भी हालत बेहद खराब रही। निफ्टी बैंक 319 अंक फिसलकर 42,832 पर बंद हुआ। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। बाजार में लगातार 5 दिनों से गिरावट के पीछे के कारण क्या रहे, जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। एक दिन की छुट्टी के बाद खुले भारतीय बाजारों में आज भी किसी तरह के राहत के संकेत नहीं मिले और लगातार 5वें दिन अच्छे खासे नुकसान के साथ सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर धराशायी होते नजर आए। वैसे आज शुरुआत करने के लिए संकेत इतने बुरे थे नहीं। अमेरिकी बाजारों से हल्की रिकवरी के संकेत आए। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड भी थोड़े से जो बढ़ रहे थे रुकते हुए नजर आए। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी आई। कच्चा तेल से बड़ी बात जो पिछले हफ्ते $96 पर था, इस हफ्ते $88 के आसपास आ गया। इन सब के देखते हुए और सबसे बड़ी बात है कि सोमवार के सेशन में जो तेज बिकवाली हुई भारतीय बाजारों में, मजे की बात देखिए उसमें FIs और लोकल फंड दोनों ने मिलकर खरीदा है कैश और वायदा कारोबार में। ऐसे में सिर्फ ट्रेडर्स की बिकवाली का दबाव था तो ऐसा लगा कि इन संकेतों के बीच में एक रिकवरी तो होनी चाहिए और वो हुई भी। बाजार मजबूती के साथ खुले। मजबूती के साथ खुलने के थोड़ा ऊपर आने की कोशिश भी करते हुए दिखे। 2-3 बार ऊपर आए, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बाद लगभग 10:30-11 बजे के बाद जो बिकवाली का दौर शुरू हुआ वो दिन भर थमा नहीं और धीमे 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 करते बाजार और नीचे फिसलते दिखे। 19,075 तक फिसलने के बाद 19,125 के आसपास बंद हुआ निफ्टी अच्छे खासे नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी भी 43,000 के नीचे आज फिसला ही नहीं बल्कि 42,750 के आसपास पहुंचा भी और बंद भी आज 43,000 के नीचे होता दिखा और सेंसेक्स भी अच्छे खासे नुकसान के साथ दिखा। आज एक बार के लिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भयंकर तेजी बनती दिखी। 1.25% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स था, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था, लेकिन जैसे ही दिग्गजों ने दम तोड़ा और कुछ अहम लेवल के नीचे दिग्गज शेयर ट्रेड करना शुरू की है, जैसे कि निफ्टी 19,200 के नीचे आया, बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे आया, तो उसके बाद स्मॉल और मिड कैप शेयरों ने भी पूरी उम्मीद छोड़ दी कि नहीं ये तो बाजार अभी और घटने वाला है, अभी यहाँ पर खरीदने का तो मन बनता ही नहीं है उसे भी आप कम करें। और उसके बाद यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव बढ़ा। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बेहद कम थी और कमज़ोर शेयर काफ़ी ज़्यादा। और ये सब कुछ हुआ मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, जो कि कल होने वाली है मंथली एक्सपायरी सारे इंडाइसेस के। देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी के दिन क्या कुछ होता है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय बाजारों के लिए बड़े प्रेशर का दिन रहा और ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा दबाव भी। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,236 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,569 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है सेठी सर। आपसे हम जानेंगे कल के लिए पोजिशनल मतलब कल के लिए इंट्राडे कॉल्स, साथ ही साथ पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक्स भी आपकी लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है मार्केट की, सेठी सर, उसमें आपका एनालिसिस मार्केट का क्या है? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए सोमवार को और आज हमारे बाजारों में एक बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और खास करके
स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट आई। सोमवार को तो बहुत ही ज्यादा टूटे थे, आज फिर भी थोड़े कम गिरे हैं कंपेयर टू निफ्टी, बट स्टिल एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी देखने को मिला। पिछले 3-4 महीनों से हमने इस तरह की गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में इतनी नहीं देखी थी। तो ये जो गिरावट हुई है, फिर ऐसे स्क्रीन देख के ऐसे लग रहा था जैसे जो कमजोर निवेशक या कमजोर ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट किया है, और वही सिम्टम या सिंबल होता है बाजार के बॉटम बनाने का। मुझे लगता है यहाँ पे अब कल एक्सपायरी का दिन है, एफएनओ की मंथली एक्सपायरी है, तो बाजार वोलेटाइल रहेंगे, या मुझे लगता है एक बार वंस वी आर आउट ऑफ द वे, मतलब ये एक्सपायरी खत्म होती है, नई सीरीज मुझे लगता है एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए। ऊपर से हम अच्छे खासे करेक्ट हो गए, और बाकी चीजें भी दुनिया भर में पिछले 1-2 दिन में उतनी खराब नहीं थी जितने हम टूटे हैं। तो यूएस के मार्केट भी देखें तो कल एक अच्छी खासी रिकवरी वहां देखी गई, और आज भी यूएस के मार्केट पॉजिटिव नोट पे है। तो मुझे लगता है दिस शुड कम इनटू इंडिया आल्सो। और एफआईएस की लगातार बिकवाली है, आज भी उन्होंने बिकवाली करी, बट इट वाज मैच्ड बाय डीआईएस बाइंग। और मुझे लगता है कल की एक्सपायरी के बाद बाजार में एक अच्छा तेजी का माहौल बनना चाहिए। एक दिवाली के पहले जो आमतौर पे तेजी देखी जाती है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेशकों को खरीदारी करने की सलाह दूंगा, जो पिछले कुछ दिनों में 10-15%, 20% करेक्ट हो चुका है। और ये अच्छी क्वालिटी के शेयर कौन कौन से हैं सर? पोजिशनल नजरिए से अगर हम देखें तो आपकी फेवरेट पिक हमारे दर्शकों के लिए। देखिए दीपक, जो अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मेरी राय में यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आज 49 के लेवल्स पे बंद हुआ है। हाल ही में इसने 60 तक के लेवल्स टच करे थे, वहां से एक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, 15-17% का करेक्शन ऑलरेडी हो गया है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की स्मॉल साइज बैंक है, जो कि मेनली जो इकोनॉमिकली एक्टिव जरूरतमंद विमेन होती है उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बाकी भी रिटेल लोन्स जैसे एसएमईज को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गोल्ड लोन्स वगैरह ये कंपनी देती है। 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनके 851 ब्रांचेस है। एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है, आने वाले 2 साल में कंपनी ने बोला 200 नए ब्रांचेस खुलेंगे। बाकी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रॉन्ग इनका मैनेजमेंट है। बोर्ड पे जितने भी मेंबर्स है वो एक्स बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, वहाँ पे सर्व किए हुए हैं। इस तरह की मैनेजमेंट टीम है। बाकी जिस तरह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और हाल ही में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया इसमें पिछले 2-3 दिनों में। मुझे लगता है एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 57 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 46 रुपए का। ओके, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर आपको 57 के टारगेट के लिए पोजिशनल तौर पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, और बिल्कुल 46 का आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है। तो ये है पोजिशनल। अब एक लॉन्ग टर्म पिक भी बता दें सर। देखिए दीपक, लॉन्ग टर्म पिक भी अगेन आया है एनबीएफसी स्पेस से। जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया, 210 के लेवल्स पे आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसने 260 के करीब के हाइज करे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, हाल ही में नतीजे आए सितंबर तिमाही के, नतीजे बेहद ही दमदार थे। 450 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। और मुझे लगता है जिस तरह से बाकी के जो एनबीएफसीज है अच्छे वाले, बजाज फाइनेंस है, उनसे कंपेयर करें तो मुझे ये वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। फिर रिलायंस ग्रुप की बैकिंग है, फंड्स के इश्यूज नहीं है, और बाकी इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है जो रिलायंस जियो के कस्टमर्स और रिलायंस रिटेल के कस्टमर्स, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इनके पास, यूजर बेस और डिजिटल फोकस है इस कंपनी का। और मेरा ये मानना है एनबीएफसी स्पेस आने वाले दिनों में भी जिस तरह से हम की इकोनॉमी की ग्रोथ देख रहे हैं, इट कैन नॉट हैपन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। और विद इन द एनबीएफसी स्पेस मुझे लगता है ये स्टॉक का एक अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड लगती है, और मुझे लगता है 9 से 12 महीने में इजीली 300 तक के लेवल से ये स्टॉक दिखा सकता है। तो पूरे एनबीएफसी स्पेस पर जबरदस्त भरोसा जता रहे हैं सेठी साहब। दोनों पोजिशनल और लॉन्ग टर्म एनबीएफसी से ही आई हैं। जियो फाइनेंशियल्स पर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करने की सलाह है 300 के टारगेट्स के लिए 9 से 12 महीने के लिए। आइए अब कुछ कॉलर्स के भी सवाल ले लेते हैं। अमित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सेठी सर से अपना सवाल। नमस्ते सर, दीपक सर को और सेठी साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर बंधन बैंक 100 शेयर है सर, 324 रुपया का।
तो लंबे समय के लिए सर मतलब सेठी साहब से पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या करें। और एक और शेयर है सर RSWM। ठीक है, इस पे आप सर उसमें भी, हाँ उसमें भी लंबा समय के लिए सर व्यू चाहिए। खरीदारी कितने की है आपकी RSWM पे? सर 292 रुपया सर। 292 पे आपकी खरीदारी। चलिए दोनों शेयरों पर राय लेते हैं सिटी सर की। पहले बंधन बैंक सर। देखिए अमित जी को बंधन बैंक में अब इन लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि ये वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल बैंकिंग स्टॉक है। एक तो एफएनओ में भी है तो उस लिहाज से भी थोड़ा वोलेटाइल रहता है। बाकी परफॉर्मेंस भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा है इस बैंक का और उस लिहाज से हम इस पे काफी वोलेटिलिटी देखते हैं। तो चूंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे लगता है इनको जो फ्रंट लाइन जो फर्स्ट क्वालिटी बैंक्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के स्टॉक में अगर निवेशित रहेंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा, आराम की नींद सो सकेंगे और लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इन तरह के अगर स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बंधन बैंक भी यहाँ से अपसाइड लगते हैं तो कुछ दिनों के लिए होल्ड करें और अपने इनके तो बहुत ऊंची खरीद है, काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। बट ये स्टॉक एक अगर बाजार में सेंटीमेंट सुधरते हैं तो वापस से 245-250 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वहां पे फिर इसमें ये एग्जिट करके ये जो क्वालिटी बैंक्स है, फर्स्ट रैंक बैंक्स, क्वालिटी तो इसकी भी कोई इतनी खराब नहीं है बट फर्स्ट रैंक बैंक्स में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। RSWM पर भी सलाह दे दे सर क्विकली। RSWM मतलब राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, इसमें भी इन्होंने बहुत ऊंची खरीद करी है और अच्छे खासे नुकसान में है। बट आई वुड नॉट प्रेफर दिस विद इन द टेक्सटाइल स्पेस। मुझे लगता है टेक्सटाइल स्पेस में बहुत सारी कंपनियां जो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स है, KPR मिल्स है, इस तरह के गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है जो मैंने हाल ही में रिकमेंड किया, अच्छा परफॉर्म किया है। KPR मिल्स को भी रिकमेंड किया और आज सियाराम सिल्क मिल्स भी दोपहर के शो में मैंने रिकमेंड किया। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो बंधन बैंक पर तो आपको बने रहने की सलाह है। RSWM पर थोड़ा सा आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, दूसरे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अमित जी के लिए ये है सलाह। संदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जलगांव से। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल सेठी सर से। सर सेठी सर नमस्ते। मैं सर आपको कंटिन्यू फॉलो करता हूँ सर। सर मुझे विप्रो के बारे में जानना था। विप्रो और डेल्टा कॉप, ये मेरे पास डेल्टा कॉप के 500 क्वांटिटी है जो कि 210 की खरीद है मेरी, और BPCL 209 की खरीद है 500 शेयर। तो उसमें क्या करना है सर? विप्रो, BPCL और डेल्टा कॉप। विप्रो का आप एंट्री बता दें अपना। विप्रो का सर मेरा 350 का है। 350। ऑलराइट सिटी सर, विप्रो, डेल्टा कॉप और BPCL। देखिए जहां तक विप्रो का सवाल है, इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है विप्रो में। बट अगेन वही है कि विप्रो एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है विद इन IT बिगीज और मेरी चॉइस TCS और इन्फोसिस होगी ओवर विप्रो। तो मुझे लगता है इनको विप्रो से स्विच करना चाहिए इन्फोसिस में, विच इज परफॉर्मिंग बेटर देन विप्रो। तो विप्रो से एग्जिट करके इन्फोसिस में निवेश करें। और दूसरा स्टॉक जो इनका BPCL है, वहां पे भी वोलेटाइल रहता है बट रिफाइनिंग स्टॉक्स इन दिनों अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में हालांकि क्रूड में जो बढ़त आई उसका एक हमने प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन इन स्टॉक्स में भी देखा, बट पिछले 2 दिन से क्रूड में अच्छी खासी गिरावट आई है। मुझे लगता है यहाँ से अच्छा करेंगे तो होल्ड करने की सलाह BPCL में। और जहां तक डेल्टा कॉर्प का सवाल है, एक बहुत ही नेगेटिव एक रूलिंग आई है इनके अगेंस्ट में GST डिपार्टमेंट से। एक बड़ा अमाउंट उन्होंने इन पे लगाया है, तो उसका आज कुछ कोर्ट ने इनको थोड़ी रिलीफ दी है, मतलब स्टेटस को मेंटेन करने को कहा। उससे हमने आज एक अच्छी थोड़ी इसमें तेजी देखी। इनकी खरीदारी बहुत ऊंचे लेवल्स की है और बड़े नुकसान में है, बट मुझे लगता है कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो एक बार इस स्टॉक से निकले, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। और अगर ये मामला इनके फेवर में नहीं डिसाइड होता है तब तो ये कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी, जितना बड़ा अमाउंट है और जिस हिसाब के इनके फाइनेंशियल्स है। तो एक बार कोई भी उछाल आती है, जैसे आज सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे बिकॉज ऑफ दैट रूलिंग, तो ऐसा कोई दिन या बाजार में सेंटिमेंट्स ठीक होते हैं, स्टॉक में थोड़ी बढ़त आती है तो निकलने की सोचें इस स्टॉक से। चलिए, तो विप्रो से तो स्विच कर लें एक अच्छे स्टॉक के ऑप्शंस के साथ। डेल्टा कॉप पर अच्छी विंडो देखते ही आपको निकल जाना है और BPCL पर होल्ड करने की सलाह है। यह है संदीप जी के लिए सेठी साहब की सलाह। अमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमन जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सेठी सर से अपना सवाल। जी सर। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते अमन जी।
सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैंने जीजी इंजीनियरिंग के 1 लाख शेयर उठा रखे हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए, तो सर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस पे सर? अरे वाह, आपने तो अच्छा खासा वॉल्यूम उठाया हुआ है। सेठी सर, क्या सलाह देंगे? नहीं, कौन सा स्टॉक मुझे समझ नहीं आया, इन्होंने कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? जीजी इंजीनियरिंग के सर। बीजी इंजीनियरिंग? जी सॉरी, ये स्टॉक तो मैंने सुना हुआ नहीं है एक्चुअली। दीपक, आपको समझ में आया कौन सा? मुझे लगता है सर ये ही इज टॉकिंग अबाउट सम पेनी स्टॉक। मुझे लगता है कि इसको हाँ, जीजी इंजीनियरिंग है ये, और बड़ा छोटा स्टॉक। नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे स्टॉक के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, नाम भी मैंने पहली बार आपके मुंह से ही सुना है। बट मेरी राय रहेगी, इस तरह के स्टॉक से बिल्कुल बचना चाहिए। एब्सोल्युटली। मतलब बाजार में ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, सबको लगता है एक वाला 10 हो सकता है, बट कई बार एक वाला 0 हो जाता है और आपकी पूरी रकम भी जा सकती है। तो इसको थोड़ा रिसर्च करके फिर देखिए, आप अपने लेवल पे इसमें रिसर्च करें, कंपनी कैसी है, प्रॉफिट्स क्या है, क्या करती है, और उसके बाद आपने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली हुई है, तो आई वुड रिकमेंड थोरो रिसर्च इनटू द स्टॉक, बट मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल ही। और आइए देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। 3:30 बजे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स अच्छे खासे शांत सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छा खासा दबाव था, करीबन 100 अंकों का, क्योंकि कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद अल्फाबेट के जो नतीजे हैं वो कमज़ोर हैं, और इसी वजह से आज नैस्डैक में कमजोरी की पूरी आशंका। लेकिन डाउ किस तरह से ट्रेड करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, कल की रिकवरी को आगे बढ़ाएगा। 32,900 33,000 डाउ के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे अगर जाकर बंद होता है 32,900 के नीचे तो समस्याएं बढ़ सकती है, अदरवाइज बाजार थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं। देखना होगा आज अमेरिका का प्रदर्शन कैसा रहता है, हम कल वहां से क्या संकेत लेते हैं कच्चे तेल को लेकर, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को लेकर। लेकिन आज के लिए हमारे लिए यह भी बेहद अहम होगा, आज फिर से जो बिकवाली का प्रेशर बना है उसमें क्या सिर्फ ट्रेडर्स की और रिटेल इन्वेस्टर्स की बिकवाली ज्यादा है, या फिर वाकई में एफआईज और लोकल फंड भी दबाकर बेचते हुए दिखे। तो आज के डेटा उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन साथ ही इन डेटा में काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट मंथली एक्सपायरी का भी होगा जो कि कल होने वाली है। उस लिहाज से कल का सेशन बेहद अहम होगा, वोलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि आप कमज़ोर होते दिख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट रेंज है वो 18,950 19,025 की है। 18,950 के ऊपर बंद होना निफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, कल वीकली एक्सपायरी के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। ऊपरी स्तरों पर 19,250 19,350 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,000 के नीचे आने पर 42,500 42,600 आपके लिए अगले सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर एक बार अगर 43,000 के पार निकले तो 43,150 43,325 ये वो रेंज है जो पहली रुकावट के तौर पर आपको बैंक निफ्टी में दिख सकती है। तो मामला कमजोरी का है, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल संकेतों के बीच में देखते हैं शुरुआत ग्लोबल संकेतों से होगी और उसके बाद डिमांड सप्लाई मैच किस तरह का रहता है उसके दम पर मंथली एक्सपायरी कल होने वाली है। चलिए अब बारी है ऑप्शंस की रणनीति की। और हमारे साथ इस वक्त एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका साहब जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए ऑप्शंस के जरिए कहाँ मौके बनेंगे? देखिए कल मंथली एक्सपायरी है और डेटा ओवरऑल वीक है, रोल ओवर्स भी जो हो रहे हैं वो शॉर्ट साइड के ही हैं, अक्टूबर में भी हैं और अक्टूबर से जो नवंबर में रोल ओवर मूव कर रहे हैं उसमें भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो सब कुछ देखते हुए एक्सपायरी वीक होनी चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,050 की तरफ एक्सपायरी हो सकती है, यहाँ से कम और 60-70 पॉइंट नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे 19,150 की पुट ऑप्शन जिसकी क्लोजिंग प्राइस 64 रुपए के आसपास है। अगर ये आपको 40-45 पे मिल जाए फ्लैट ओपनिंग पे तो बहुत अच्छी बाइंग प्राइस होगी, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका 20 रुपए का बनता है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट करीब 100-110 के बन रहे हैं। तो लेना 19,150 की पुट ऑप्शन है, बट अगर 40 से 45 की बेस्ट बाइंग रेंज होगी, स्टॉप लॉस 20 का होगा और टारगेट फिर आपके 110 के होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी कल ऑप्शन के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। और ये अब सेठी साहब से हम इंट्राडे कॉल पर उनकी रणनीति पूछ लेते हैं। सर आपकी इंट्राडे पिक्स?
बिल्कुल दीपक, कल के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी जोमेटो में, जो आज 108 के लेवल्स पे बंद हुआ। एक बहुत ही अच्छा बदलाव या अच्छा इंप्रूव परफॉर्मेंस देखा इस कंपनी से। हमने पिछले क्वार्टर में इसको प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखा, फिर इन्होंने जो अधिग्रहण किया था ब्लिंकिट का वो भी अच्छे से इंटीग्रेट हो गया। और जिस तरह से आजकल जो फूड डिलीवरी का जो एक कल्चर है, तो उसको देखते हुए इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा होगा। वर्ल्ड कप के दौरान इसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और हाल में जो बाजार में गिरावट आई है पिछले 2 दिनों से, उसमें ये स्टॉक भी 114-15 के लेवल से करेक्ट होकर इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है कल के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 113 रुपए का, और छोटा स्टॉप लॉस रखना 105 रुपए। चलिए, 105 का स्टॉप लॉस, 113 के टारगेट, खरीदारी की सलाह जोमैटो में। तो ये है कल के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। थैंक यू सो मच। तो बाजार आज और कल में इतना ही, इजाजत दीजिए और बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।